तो यहाँ पे जो पीसीबी है इसमें तो ये मालूम पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे क्रोमा है, टाटा प्रोडक्ट और आईएफबी की ये पीसीबी है। लेकिन बहुत सी पीसीबी अभी इसके अंदर पीसीबी है, इसके अंदर का ये मेरे समझ से ये भी शायद आईएफबी की ही है। तो ऐसे रहता है, पता नहीं चलता है। और यहाँ पे एक पीसीबी है, इसके अंदर भी, तो इसके अंदर भी नहीं पता चलता है। और ये होगा क्योंकि आउटडोर में आप काम नहीं करते हो, इंडोर में ही काम करते हैं, तो इस तरह से ही पीसीबी आएगी। स्लिप है तो रख देते हैं। इसके अंदर का जो फेलियर है वो क्या है देख लेते हैं। तो P3 एरर आ रहा है और कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है, नहीं चल रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए तो इसको रख देते हैं जहाँ का तहाँ। अब सबसे पहले हमें इसे देखना होगा, तो हम इसका कनेक्शन कर दिए हैं। थोड़ा आज हमें परेशानी है तो बार बार उठ के जाना पड़ रहा है। और ये रहा, इंडक्टर लगा देते हैं। तो इंडक्टर, रिएक्टर, ट्रांसफार्मर जो आप समझते हो लगा दीजिए। और कनेक्शन भी कर दिया। अब एक बार चालू कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि हमें आगे चलना किधर है। तो इसमें तो पावर आ गया है, हम इसे साइड करेंगे। इंडोर की पीसीबी को पहले लगाएंगे। तो इस पीसीबी को मैंने लगा करके चालू भी कर दिया और काफ़ी देर से। और यहाँ पे एरर आ गया E6 का। तो E6 का एरर आने का मतलब है कि कम्युनिकेशन इसमें फेलियर है। तो अभी जब वायर कनेक्ट ही नहीं है कम्युनिकेशन का, तो E6 का आना ही है। और जो P3 का है तो इसका मतलब है कि वो इस तरफ का एरर है, आउटडोर का एरर है, इसका नहीं है। इसके लिए कई तरीका है। सेंसर का वोल्टेज आपको चेक करना है। मोटर जब भी आप लगा दिए हैं तो उसका फीडबैक भी बराबर होना चाहिए। तो चाहे वो किसी भी स्पीड की मोटर हो, आप लगा करके फीडबैक ले सकते हैं। आप अपनी मोटर लगा रहे हैं तब, कस्टमर की मोटर है तो आप डायरेक्ट लगा करके फीडबैक चेक कर लिए, हो गया, काम ख़त्म हो गया। दूसरा चीज़ हो जाता है पावर बैंक का। तो जो पावर बैंक बनी होती है यानी हाई साइड के लिए, यानी ये जो कैपलर जो लगे हुए हैं, इस तरफ हमारी पीसीबी की सप्लाई होती है जो कि लो बिल्कुल वोल्टेज होते हैं, और इस तरफ हाई होती है। तो सिर्फ जानते हैं कि ऑप्टिकल जो लाइट जलती है उसी के अनुसार कम्युनिकेशन होता है। तो इस साइड में जो यहाँ पे जो कैपेसिटर देख रहे हैं, यहाँ पे सप्लाई होनी चाहिए। तो मैंने चेक किया, यहाँ पे 24 वोल्ट है, ये सप्लाई होनी चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं रहेगी तो फेल माना जाएगा कि आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो उस समय आपका E6 का नहीं, E6 का ही एरर आएगा, लेकिन यहाँ पे P3 का एरर है। ठीक है, इस पीसीबी की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोनों में से पहले कोई एक बात करती है। इसमें मैं कोई पावर नहीं लगाया हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे तो ये बात करता है कि नहीं बात करता है, पहले कौन करता है। तो इसके चेक करने के लिए सबसे पहले आपको जो 1 नंबर और 2 नंबर जो पीसीबी साइड का लगे होते हैं कैपलर, यहाँ पे आप देखिए, तो मैंने लगा लिया और वोल्टेज देख रहे हैं। तो यहाँ पे 1.17 यानी यहाँ पे परफेक्ट वोल्टेज वैसे ही बने हैं। और ये फ्लक्चुएट कब करता है, ये 5 वोल्ट की, यानी 4 और 3 पे जो सप्लाई है इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 वोल्ट के आसपास, यानी 5 वोल्ट है ही। तो ये जब भी इस तरफ से सिग्नल आता है यानी कम्युनिकेशन होता है, उस समय आता है। तो अगर चाहें तो हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं, सिंगल पीसीबी को भी चेक कर सकते हैं यहाँ से शॉर्ट करा करके। ठीक है, ऐसे शॉर्ट करा करके भी चेक कर सकते हैं। तो वो तरीका मैं आपको अभी तो नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ बात करेंगे यही चीज़। अगर इसको चालू करेंगे तो इसमें जो बात करने वाला रहेगा वो कैपलर 1 और 2 यानी पीसीबी साइड के जो लगे हुए रहेंगे 1 और 2 नंबर पे, वो ब्लिंक फ्लक्चुएट करेगा, यानी वो चीज़ इस तरफ पास हो करके यहाँ तक आना चाहिए। तो मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस बोर्ड को
ये बोर्ड जो है पैनासोनिक में भी लगता है, और फ़िलहाल ये जो है ये है वोल्टास का, नहीं ब्लू स्टार, क्योंकि इसके पीछे जो पट्टी होती है, जब भी मैंने इसको ओपन करने लगा इसमें P4 का एरर आ रहा है, P3 का एरर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये एरर आ रहा है, P3 26 बार LED ब्लिंक कर रही है। तो ड्राइव फेज करंट ओवरलोड फॉल्ट, यहाँ पे लिखा है ड्राइव फेज करंट ओवरलोड फॉल्ट। तो इस हिसाब से अगर हम चलते हैं तब तो हम निकालते रह जाएंगे। तो ठीक है, जो लोग करते हैं उनको ये आइडिया रहेगा। मैं तो ऐसे नहीं चलता हूँ, मैं चलता हूँ किस तरह से वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा मेन मकसद होता है, हमारा जो तरीका है वो ये रहता है, फर्स्ट ये होना चाहिए कि इस कैपेसिटर पे यदि सप्लाई पहले बन जानी चाहिए तो वो बननी चाहिए, और उसे समझने के लिए आपको बनावट देखनी पड़ेगी कुछ देर रुक करके। तो इसमें सप्लाई पहले बन जाती है, नहीं बनी रहेगी तो जैसे अभी हमारी जो डाइकिन की होती है, डाइकिन में अलग से सप्लाई होती है, सैमसंग होता है उसमें अलग सप्लाई होती है। तो इस पे सप्लाई तुरंत नहीं बनती है। वो जब भी हमारी रिले ऑन होती है, मेन रिले, यानी कुछ देर के बाद 3 मिनट से पहले रिले ऑन होगी और फिर ये सप्लाई बनती है, फिर ड्राइव जाती है तो फिर ऑन होता है वो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इसी सप्लाई से पहले ये बनेगी, फिर उससे हमारी SMP ऑन होती है और बाकी ये जो भी LED वगैरह है वो जलती है और पूरा सिस्टम चलता है। तो जो होना चाहिए, जैसे कि ये हमारा OP-Amp है, तो OP-Amp हुआ और कंपरेटर हुए, इन सब की जो है सप्लाई, जैसे कि अभी इसमें है तो किसी में आप देखते हैं 2.5 वोल्ट निकलता है और किसी में देखते हैं तो 1.6 वोल्ट के आसपास रहता है। तो उसमें MCU के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 3.3 पे ऑन होने वाला है, तो 3.3 पे ऑन होगा तो इसका आधा वोल्टेज हमें चाहिए यहाँ पे। तो इस हिसाब से अंदाज़ा लगाइए कि कितना वोल्टेज आधा होता है। और यहाँ पे जो सेट किया जाता है इसका आउटपुट तो 1.6 वोल्ट रहता है, तो 1.6 का जो वोल्टेज बनता है, और यहाँ पे यानी जो ये आउट पिन की मैं बात कर रहा हूँ, और इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग पे जो वोल्टेज बनता है उसका कैलकुलेशन के ज़रिए यहाँ पे वोल्टेज आता है, और ये जो वोल्टेज आउट निकलता है वो MCU तक आना चाहिए। तो ये मेन चीज़ होता है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो बहुत ही आसान है, और बाकी रजिस्टेंसों का कैलकुलेशन ही होता है। तो इसमें अगर UVW टेस्टर आप लगाएंगे, ठीक है, इस वाले में जिसमें 3 शंट लगे होते हैं, तो आपको सभी 6 की 6 LED नहीं जलेगी। इसमें एक अलग टेक्निक इस्तेमाल हो जाती है। टेक्निक क्या, सब तो काम एक ही तरह से करते हैं। रीज़न क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आज इस वीडियो में, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि वो हमारे पास जो मोटर लगी हुई है, ये वाली जो इस तरफ की आप मोटर देख रहे हैं, वो डिस्क ड्राइव जो बोलते हैं, तो उसके अंदर सेंसर लगे होते हैं, ठीक है, सेंसर लगा होता है। तो उस सेंसर के ज़रिए जब भी मोटर रोटेट करती है तो उसमें जो सेंसर लगे होते हैं उसी के ज़रिए ये मालूम पड़ता है IPM को कि हमें कौन सी पिन पे कौन सी सप्लाई देनी है, तो इस हिसाब से वो वर्क करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें तो 3 वायर ही गए हैं, और हमारे कंप्रेसर के अंदर वो व्यवस्था हम कर नहीं सकते हैं कि इसके अंदर सेंसर बिठाएं, क्योंकि अगर इसके अंदर सेंसर बिठाएंगे तो जैसे ही इसके अंदर गैस भी भरनी है, प्रेशर देना है, तो पता चलेगा कि वो तो निकल जाएगा, यानी फेल हो जाएगा, तो ज़्यादा टिपिकल हो, मतलब वो प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। इसके लिए इसमें अलग टेक्निक इस्तेमाल कर लेते हैं, वो होती है इसके EMF से जो करंट हम इसमें फ़्लो कराएंगे तो उसके ज़रिए 2 में तो फ़्लो होगा,
इस 2 में करंट फ्लो होगा तो तीसरे उस समय 0 पॉइंट पे होगा, फिर जैसे ही रोटेट होगा तो 2 में आई सप्लाई, फिर ये 0 हो गया, फिर ये 2 पे सप्लाई आई तो ये 0 हो गया। तो इस तरह से इसमें जो रोटेट किया जाता है तो वही चीज़ यहाँ पे सेंस करते हैं इसके ज़रिए, इस सेंट के ज़रिए। तो इस पे क्या होता है कि ये हमारी अलग अलग निगेटिव से लगी होती है ना, निगेटिव से, तो निगेटिव से सेंस होता है, और सेंस होता है जो करंट फ्लो होता है उसके ज़रिए जो वोल्टेज बनेगा। तो ओम्स लॉ के नियम के हिसाब पे ही ये सब है। ऐसा नहीं है कि इसमें अलग टेक्नोलॉजी बैठ गई है, नहीं। हमको लगता है कि अभी इन्वर्टर है, सब लोग एकदम पीछे पड़े हैं, तो ऐसा नहीं है, वही चीज़ है। तो इसमें जब भी ये करंट फ्लो होगा तो जो वोल्टेज बनेगा उसी वोल्टेज को यहाँ पे सेंस कराते हैं, और इसीलिए यहाँ पे जो इस्तेमाल करते हैं OPM यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे आउटपुट भी हमारा परिवर्तन होगा। तो जैसे इसमें पहली फ्रीक्वेंसी देगा ये MCU, पहली इसने भेज दिया, वो किसी पे भेजे, UV, हाई लो कुछ भी हो, तो उस पे भेजता है। फिर रिटर्न के बदले जब ये रिटर्न आता है तो ये आउटपुट पे जो वोल्टेज की फ्लक्चुएशन होगी, ठीक है, इस पे जब ये 2 में करंट आएगा तो स्वाभाविक है कि इसके अंदर बदलाव होगा। तो 2 में तो बदलाव होगा, और उसी बदलाव को यहाँ पे सेंस करके उसको MCU को भेजते हैं। तो MCU समझ जाता है कि हमने जो भेजा था वो वोल्टेज उसकी रेंज क्या है, यानी 1.5 वोल्ट 1.6 तो पहले से फिक्स है। तो जितना इसने करंट भेजा उसके रिटर्न में हमें वोल्टेज जो आना था वो है कि उससे ज़्यादा है। अगर उससे ज़्यादा आएगा तो MCU बंद कर देगा, क्योंकि वो उतने पे ये नहीं। और ये अगर जो परफेक्ट रहता है तो फिर अगला रोटेशन करती है, फिर अगला रोटेशन करती है, और उसी रोटेशन पे ये इससे फीडबैक लेकर के ये आगे की तरफ बढ़ते जाता है, और वो कंटिन्यूअस अपनी स्पीड को भी बूस्टअप जो भी है सिस्टम। तो ये MCU अगर आप डिज़ाइन करते हैं तो आपको मालूम होगा, नहीं तो कहाँ से आप डिज़ाइन करेंगे, अभी तो इसी में अटके पड़े हैं, हम भी अटके हैं इसी में, ऐसा नहीं है। तो उस हिसाब से MCU को फीडबैक मिलता है, फिर ये अगला रोटेशन देता है। इसमें क्या होगा, अगर आप कंप्रेसर नहीं लगाए हैं तो पहले रोटेशन पे ही ये रोक देगा, और यहाँ पे जब पहले रोटेशन पे ही रोक देगा तो इसमें क्या होगा कि 3 LED जलेगी, 3 LED या 4 LED जल सकती है, 3 ही या 4 जलेगी। बदलाव उसमें नहीं होगा, जैसे बाकी में कैसे रहता है कि 6 की 6 LED 1 2 3 4 ऐसे करके बदलती है, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें UV आपका पूरा नहीं जलेगा, सिर्फ जलेगा तो सिर्फ 1 2 3 जल गई या 4 जलेगी, इससे ऊपर नहीं जलेगा। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे जलेगा, ऐसे भी जल सकता है, ऐसे भी जल सकता है, ठीक है। वो कोई भी क्रम हो सकता है, क्योंकि अपना बनाया हुआ है तो ये टेक्नोलॉजी ही अलग है टेक्नोलॉजी क्या जुगाड़ है, और सस्ते में काम हो जाता है तो इससे काम करा सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। और अभी इसमें एरर आना शुरू हो गया है, तो अभी तो डिस्प्ले में नहीं आया, तो P3 का ही एरर आएगा, दूसरा क्या आएगा। तो मैं इसमें इसे कंप्रेसर को जॉइंट कर देता हूँ और फिर इसे ऑन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने UV टेस्टर लगा दिया है, और कंप्रेसर की वायर भी लगाया हूँ, लेकिन कंप्रेसर का वायर मैं बाहर निकाल के रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि कितनी LED जलती है। और बहुत से ऐसे रहता है कि बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, या फिर कंप्रेसर का काफ़ी टाइम तक जब कंप्रेसर नहीं चलते हैं तो कभी कभी कंप्रेसर लॉक हो जाता है, तो ओवर करंट वहाँ भी शो करने लगता है। लेकिन ड्राइव अगर बराबर नहीं रहती है तो भी आना चाहिए। तो कंपनी का है, कुछ भी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन अपने ढंग से चलेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। मुझे
अब तक तो वही अनुभव हुआ है और ऐसे ही मैं करता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मेरी कोई अलग टेक्निक है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे और जैसे ही सिग्नल आएगा तो इसमें रिले की आवाज़ आएगी, इसके बाद ही ये चालू होगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और इससे बेहतर जो डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से बेहतर तरीका तो मैं ये जानता हूँ कि, और मेरे पास वैसे ही आपको मिलेगा भी, कि कहाँ पे कितने वोल्टेज होने चाहिए। तो वो वैसे ही मैं चलता भी हूँ। वैसे तो इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे इतना वोल्टेज है। मेन चीज़ होता है कंपरेटर पे, ओपीएम पे वोल्टेज नहीं रहता है, और वो कैलकुलेशन आपको जानना होगा। अभी आवाज़ आई, अभी देखते हैं इसका। तो यहाँ पे देखिए आपने कि 1, 2 और 3 ही एलईडी जल के बंद हो गई, और अभी यहाँ पे एरर भी आना शुरू होगा। तो इसको गिनती करेंगे तो 26 बार ब्लिंक करेगा ही करेगा, क्योंकि अभी एरर तो उसका ही रहेगा। कितना बार आ रहा है देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 4 टाइम का है अभी एरर आ रहा है। तो इसमें देख लेते हैं 4 टाइम का एरर क्या है। कंप्रेसर आउट ऑफ स्टेप फॉल्टी, मतलब ये अब भी इसका जो आया है वो ओरिजिनल आया है कि इसका जो कंप्रेसर है वो आउट है। आउट ऑफ बोले तो हो गया, आउट ऑफ रेंज है कवरेज एरिया से बाहर है। चलिए ठीक है, तो अब हम कंप्रेसर का वायर लगा देते हैं और हम इसे चालू करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी ये परफेक्ट चल भी रहा है और वोल्टेज भी अपने जगह पे आ गया, पीएफसी भी जल रही है और कंप्रेसर भी चल रहा है। तो ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ भी नहीं रहेगा। फेलियर अभी साइट का है, साइट की फेलियर है, यानी कंप्रेसर लॉक होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। इसमें तो आज कुछ भी नहीं निकला।